दिस इज लोकेश खटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल EMC-IQ में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज को समझने से पहले क्या होता है कि एक वैज्ञानिक थे अपने विलियम क्रूक्स ने प्रयोग किया और उसी के बाद में जे समुदाय ने उसमें निष्कर्ष निकाले और फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो हम पहले पढ़ते हैं विलियम क्रूक्स ने कौन से प्रयोग किया। सन 1879 में विलियम क्रूक्स ने, वैज्ञानिक विलियम क्रूक्स सन 1879 में विलियम क्रूक्स ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या प्रयोग किया था? उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली थी, वैक्यूम ट्यूब ली थी जिसकी लंबाई थी 60 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या किया, एक विसर्जन नलिका ली जिसकी लंबाई थी 60 सेंटीमीटर। ये जो है इसकी लंबाई ली थी उन्होंने 60 सेंटीमीटर की एक वैक्यूम ट्यूब विसर्जन नलिका ली थी। ओके, और इसके अंदर क्या की, इसके अंदर गैस भर दी। गैस में कुछ भी गैस हो सकती है, वायु भी हो सकती है, वो इसके अंदर भर दी। और फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड और एनोड, और इनको बैटरी से जोड़ दिया। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मतलब निर्वात पंप की सहायता से अलग अलग दाबों पर क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की और निष्कर्ष निकाले। ओके, तो मेन रूप से उन्होंने क्या किया, इनकी जो ये संरचना इस प्रकार से है। 60 सेंटीमीटर की विसर्जन नलिका ली, दो इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड और एनोड, ऊपर मतलब दाब को कम नीचे करने के लिए निर्वात पंप लगाया और बैटरी से इनको जोड़ दिया। ओके, तो ये इनकी व्यवस्था थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें प्रयोग किया। तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले उन्होंने क्या की, एक एटीएम पर उन्होंने निर्वात पंप की सहायता से जो गैस थी यहाँ पर ऑन का दाब क्या, एक एटीएम किया, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर किया। और फिर क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की यहाँ से। तो उन्होंने जब एक एटीएम दाब रखा तो उन्होंने देखा कि इस विसर्जन नलिका के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती है। ओके, मतलब एक एटीएम दाब पर इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने दाब को कम किया। फिर उन्होंने क्या किया कि दाब को कम किया। दाब उन्होंने यहाँ पर दाब लगाया, दाब रखा 10⁻² एटीएम, मतलब कि 1/100 एटीएम दाब रखा। तथा जो यहाँ पर वोल्टता थी वो हाई वोल्टता रखी। उन्होंने वोल्टता रखी 10,000 वोल्ट, मतलब यहाँ पर उच्च वोल्टता दी गई। और दाब रखा उन्होंने 10⁻² एटीएम, यानी 1/100 एटीएम, 1/100 वायुमंडलीय दाब। जब उन्होंने ये दाब रखा तो उन्होंने देखा कि इसमें क्या हो रही है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। 10⁻² एटीएम दाब तो उच्च वोल्टता 10,000 वोल्ट पर इसमें क्या होने लगा, विसर्जन नलिका में क्या होने लगा, प्रकाश उत्पन्न होने लगा। सेकंड प्रयोग उन्होंने सेकंड ये देखा। फिर थर्ड नंबर पर उन्होंने क्या किया, दाब को और कम किया। उन्होंने यहाँ पर दाब रखा 10⁻4 एटीएम, दाब रखा उन्होंने 10⁻4 एटीएम, तथा जो वोल्टता रखी वो 10,000 वोल्ट रखी, मतलब जो वोल्टता थी वो हाई थी। दाब को उन्होंने और कम किया, 10⁻4 एटीएम किया और वोल्टता हाई रखी। तब उन्होंने ये जब दाब रखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ था वो विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तथा यहाँ पर एनोड की जगह पर, ये जो जगह है ना ये वाली, इस पर क्या होता है, हरे रंग की प्रतिदीप्ति, हरे रंग का मतलब प्रकाश दिखाई दिया। ये जगह, इस जगह पर क्या हुआ, हरा रंग की मतलब प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई, हरा रंग दिखा 10⁻4 एटीएम दाब पर। ओके, तो ये हो गया। फिर उन्होंने ये बताया था कि ये हरे रंग का जो यहाँ पर प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि कैथोड की तरफ से कुछ किरणें प्राप्त हो रही है, कुछ रेस प्राप्त हो रही है। कैथोड से कुछ किरणें आ रही है, कुछ रेस आ रही है जो इस एनोड पर क्या कर रही है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है हरे रंग की। ओके, तो इन यहां से निकलने वाली, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहां से क्या होती है, कुछ किरणें निकलती है ऐसे, या कुछ किरणें निकलती है, ये कुछ किरणें निकलती है। तो इन किरणों को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने विलियम क्रूक्स ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा, क्योंकि कैथोड से निकल रही है इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया, कैथोड किरणें नाम दिया। ओके,
तो हमने देखा कि विलियम क्रुक्स ने कौन कौन सा प्रयोग किया, मतलब कौन कौन से एटीएम दाब पर विद्युत धारा का प्रवाह किया। तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए सब के बारे में एक बार मैं आपको इसको पढ़कर समझा देता हूँ। सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने 60 सेंटीमीटर कांच की विसर्जन नली में गैस लेकर विभिन्न दाबों पर विद्युत धारा का प्रवाह किया और निम्न निष्कर्ष निकाले। पहला उन्होंने क्या किया कि एक एटीएम दाब पर पहले उन्होंने एक एटीएम दाब रखा, तो एक एटीएम दाब पर गैस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, पहला उन्होंने ये किया। फिर क्या किया, निर्वात कम की सहायता से दाब कम किया और गैस का दाब 10⁻² एटीएम रखा और वोल्टता हाई रखी, 10,000 वोल्टता रखी, जिससे क्या हुआ कि वो जो गैस थी विसर्जन नलिका के अंदर जो गैस थी उसके अंदर प्रकाश उत्पन्न हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया, दाब को और कम किया, दाब के उन्होंने 10⁻⁴ एटीएम कर दिया। तो गैस से निकलने जो पहले गैस के अंदर जो प्रकाश निकल रहा था वो भी लुप्त हो गया और कैथोड के सामने वाली दीवार यानी एनोड पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। ओके, तो ये प्रतिदीप्ति किसके कारण उत्पन्न हुई? हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई कैथोड किरणों के कारण, क्योंकि कैथोड से कुछ ना कुछ रेज जा रही थी, तभी वो एनोड की दीवार पर कुछ हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। लेकिन विलियम क्रुक्स ने क्या लिए प्रयोग किया, उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया था कि ये जो किरणें निकल रही है उनके क्या अभिलक्षण है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो अभिलाक्षणिक जो कैथोड किरण है उनके अभिलक्षण गुणों के बारे में बताया जे थॉमसन ने। तो अब हम बात करते हैं कि जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के बारे में क्या बताया और कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब हम पढ़ते हैं कि कैथोड किरणों के क्या अभिलाक्षणिक गुण है। ओके, तो जो कैथोड किरणों के गुण के बारे में बताया जे थॉमसन ने, इनके अभिलक्षण गुणों के बारे में किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया और उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो उन्होंने पहले बताया, पहले नंबर पर जो पॉइंट दिया उन्होंने बताया था कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो एक सरल रेखा में गमन करती है, एक सरल रेखा में गमन करती है। क्या बताया? पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि कैथोड किरणें एक सरल रेखा में गमन करती है या सीधी गमन करती है, सरल गमन करती है पहले उन्होंने बताया कि जो कैथोड किरण होती है वो एक सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। इसको हम एक मतलब प्रयोग से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास में वो विसर्जन नलिका थी, मैं केवल विसर्जन नलिका के बना रहा हूँ ना, पूरी संरचना आप देख लेना। यह विसर्जन नलिका थी, ठीक है। विसर्जन नलिका में ये आपके था कैथोड, ठीक है। अब क्या करते हैं, कैथोड और जो एनोड होता है, एनोड को क्या करा हम, मतलब जो जे थॉमसन ने प्रयोग किया था, तो उन्होंने क्या किया था, कैथोड को एनोड को थोड़ा सा चेंज कर दिया था और उन्होंने क्या किया, एनोड को छिद्रदार लिया था जाली के समान। ये जैसे इस तरह से उन्होंने क्या किया, एनोड लिया, छिद्रदार एनोड लिया और यहां पर क्या रख दिया, कोई सॉलिड पदार्थ रख दिया। देखो ये तो आपके है कैथोड, ये है छिद्रदार एनोड, छिद्रदार एनोड। ये कोई ठोस पदार्थ है और ये उसकी छाया है और ये बाकी आपकी ऐसे जुड़ा हुआ है, ये नीचे इस तरह की व्यवस्था है ना, ये तो आपको पता है। तो उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने मतलब कि ये बताने के लिए कैथोड किरण एक सरल रेखा में गमन करती है, उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, कैथोड को तो एज इट इज रखा, एनोड को क्या छिद्रदार कर लिया, छिद्रदार कर लिया और उसके पीछे कोई सॉलिड पदार्थ रख दिया। तो उन्होंने देखा कि जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जब किरणें निकलती है तो ये किरणें ऐसे निकलती है कि ये इन छिद्रों में से सीधी गमन करती है, ठीक है। मतलब ये जो छोटे छोटे छिद्र थे इनमें से किरणें सीधी निकल रही थी, ये किरणें ऐसे नहीं आ रही थी, ये किरणें ऐसे एकदम सीधी गमन कर रही थी, ठीक है। तो ये किरणें, कैथोड किरणें इन छिद्रों से निकली, एनोड की छिद्रों से निकली और यहाँ पर कोई सॉलिड पदार्थ रखा हुआ है, इससे टकराई। तो फिर क्या हुआ, इससे इसके टकराने से क्या हुआ, इसके पीछे इस पदार्थ की क्या परछाई बनी, जिसे हम प्रतिदीप्ति कहते हैं, चमक कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर उन्होंने समझाने के लिए मेन रूप से क्या किया, एनोड की एक छड़ ली, छिद्रदार छड़ ली, उसमें से किरणें क्या जो
कैथोड किरण थी वो सीधी निकल गई। इससे पता चलता है कि जो कैथोड किरण होती है वो एक सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, और फिर उन्होंने सेकंड बताया कि जो कैथोड किरणें होती है वो कणों से मिलकर बनी होती है। इसको मिटाना पड़ेगा। सेकंड उन्होंने बताया कैथोड किरणें कणों से मिलकर, कणों भौतिक कणों से मिलकर बनी होती है या कणों से मिलकर बनी होती है। सेकेंड उन्होंने बताया कि जो कैथोड किरणें होती है वो कणों से मिलकर बनी होती है। इसके लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया? इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, सॉरी वैक्यूम ट्यूब है, विसर्जन नलिका है। ओके, ये आपका कैथोड था माइनस और ये आपका एनोड था प्लस, और नीचे व्यवस्था जुड़ी हुई है ना, इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस जगह पर ऐसे पंखुड़ियां रख दी, ये पंखुड़ियां रख दी, फैन की जैसे पंखुड़ियां होती है ना अपने, वैसी 3 पंखुड़ियां रख दी। और फिर उन्होंने क्या, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो यहाँ से जो किरणें निकल रही थी, ये किरणें जा रही है, तो जैसे ये किरणें जा रही थी तो ये किरणें क्या हो रही थी, इनसे टकरा रही थी और ये फैन क्या होने लग गया, घूमने लग गया इस तरह से। जैसे फैन ये है तो इसे घूमने लग गया, ये गोल गोल घूमने लग गया। तो मतलब कोई ना कोई चीज इस पंखुड़ियों से टकरा रही है, तभी जाकर वो क्या कर रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, ये यूं घूमने लग गया, ये यूं, मतलब कि इससे कोई कण कुछ ना कुछ चीज टकरा रही है इसलिए घूम रही है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कैथोड किरणें होती है वो कण होते हैं, कणों की वजह से क्या करेंगे, पंखुड़ियां, मतलब कैथोड किरणों के अंदर कण होते हैं, वो कण क्या करते हैं, इन पंखुड़ियों से टकराते हैं, जिससे पंखुड़ी क्या होने लगती है, रोटेट होने लगती है, घूमने लगती है। तो इससे पता चलता है कि जो कैथोड किरणें है वो कणों से मिलकर बनी होती है, कणों से टकराने से पंखुड़ी क्या होती है, घूमने लगती है। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने इस तरह बताया कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी होती है। ओके, थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि जो कैथोड किरणें होती है वो ऋणावेशित होती है, और वो मतलब जो कैथोड किरणें होती है वो ऋणावेशित होती है, मतलब उसके अंदर जो कण होते हैं कैथोड किरणों के अंदर वो ऋणावेशित होते हैं, और उन ऋणावेशित कणों को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनको इलेक्ट्रॉन कहा। देखो कैसे ये समझाने से, तीसरा पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि जो प्लस और प्लस होते हैं, धनावेश धनावेश, धनावेश धनावेश, माइनस माइनस, ऋणावेश ऋणावेश, जब ये एक दूसरे के पास में आते हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, प्लस प्लस और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब प्लस और माइनस पास आते हैं तो इनके मध्य आकर्षण होता है। जब प्लस प्लस और माइनस माइनस होते हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, लेकिन जब प्लस और माइनस होते हैं तो इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ओके, तो मैं आपको एक और कुछ चीज समझाने वाला हूं। जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर प्लस है, यहाँ नेगेटिव है। ओके, और यहां से कोई किरण जा रही है, ये किरण है, ठीक है। अगर ये किरण इसमें से सीधे निकल जाती है, इस विद्युत क्षेत्र में से सीधे निकल जाती है, ये कहीं अगर बेंड नहीं होती, मतलब किसी तरफ ना आकर्षित होती है ना प्रतिकर्षित होती है, सीधी निकल जाती है, इसका मतलब है कि ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस किरण पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे सीधी ना जाकर इस तरह से मुड़ जाती है, धनावेश की तरफ चली जाती है, धनावेश की तरफ चली जाती है, तो इसका मतलब होता है कि ये किरण है वो क्या है, ऋणावेशित है। वो जो किरण है वो क्या है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित क्यों है, क्योंकि ऋणावेशित कण क्या होते हैं, धनावेश की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये जो कण है वो क्या हो रहा है, धनावेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इसका मतलब पता चलता है कि किरण ऋणावेशित है। या फिर अगर यहाँ से ऐसे धनावेश की तरफ नहीं जाकर ऋणावेश की तरफ मुड़ रही है, ये किरण ऐसे हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो ये किरण है वो धनावेशित है। किरण कौन सी है, धनावेशित है, इसके अंदर धनावेशित कण है जो माइनस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसी से हम तीसरा पॉइंट समझते हैं। ओके, तो जे थॉमसन ने तीसरा पॉइंट समझाया कि कैथोड किरणें
ऋणावेशित होती है। कैथोड किरणें क्या होती है? ऋणावेशित होती है। वो उन्होंने कैसे पता लगाया? वो इन्होंने इसी तरह से पता लगाया। तो उन्होंने मतलब बताने के लिए कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है, उन्होंने क्या किया, जो विसर्जन नलिका थी उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा दिया। ये देखो, ये हमारी विसर्जन नलिका, ठीक है। ये कैथोड, ये एनोड, प्लस और माइनस, कैथोड और ये एनोड, ठीक है। नीचे इनकी रेखा जुड़ी हुई है। अब इन्होंने क्या, इसका ऋण पता लगाने के लिए क्या किया, यहाँ पर उन्होंने विद्युत क्षेत्र लगाया, यूं और यूं। ये धनावेशित और ये ऋणावेशित, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव कण होते हैं। तो जैसे ये किरणें ऐसे जा रही थी, यूं जा रही थी, यूं जा रही थी, यूं जा रही थी, तो यूं सीधी में जाकर ये क्या होगी, ऐसे बेंड हो गई, ऐसे मुड़ गई। मतलब क्या होगी, ये धनावेशित की तरफ आकर्षित हो गई। जब उन्होंने विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये किरणें सीधी में जाकर क्या हुई, धनावेशित की तरफ आकर्षित हो गई। इससे क्या पता चला, इससे पता चलता है कि ये किरणें क्या है, ऋणावेशित है, जो धनावेशित की तरफ आकर्षित हो रही है। ओके, तो तीसरे पॉइंट का हम इस तरह से जे थॉमसन ने पता लगाया कि कैथोड किरणें क्या होती है, ऋणावेशित होती है, ठीक है। फिर उन्होंने चौथा पॉइंट बताया कि जो कैथोड किरणें होती है वो क्या होती है, तापायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। वो भी समझाता हूं। चौथा पॉइंट है कि कैथोड किरणें तापायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। तापायनिक प्रभाव दर्शाती है। कैथोड किरणें तापायनिक प्रभाव दर्शाती है। तापायनिक प्रभाव का मतलब होता है कि मतलब ताप उत्पन्न करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया था कि यह कोई धातु है या कोई पदार्थ है, ठीक है, ये धातु है। जब इस पे कैथोड किरणें टकराती है, जब इससे कैथोड किरणें टकराती है, ये कैथोड किरणें से टकराती है, तो ये धातु होती है, जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है। तो इससे पता चलता है कि कैथोड किरणें क्या होती है, तापायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से कण टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर ताप उत्पन्न होता है। तो ये एक और पॉइंट हो गया जिसे हम बता सकते हैं कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी होती है। ओके, तो कैथोड किरणें क्या करती है, तापायनिक प्रभाव दर्शाती है। ओके, पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो कैथोड किरणें होती है वो एक्सरे प्रभाव दर्शाती है। कैथोड किरणें एक्सरे प्रभाव उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें एक्सरे प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने क्या किया, मतलब देखो, जैसे ये आपका बल्ब लट्टू है, ठीक है, ये आपका लट्टू है, और जब इससे इस पे क्या पड़ती है, कैथोड किरणें, इस फिलामेंट पे कैथोड किरणें पड़ती है, ये कैथोड किरणें पड़ती है, तो इससे एक रे उत्पन्न होती है। इस रे यानी किरण, इस किरण को बोलते हैं एक्स रे, एक्स किरण, इस किरण को बोलते हैं एक्स किरण। और इस एक्स किरण के उपयोग किया जाता है हमारे एक्सरे में। जब हम अपने हॉस्पिटल में जाते हैं और शरीर का एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे इसके साथ ऐसे ही होता है। ये मतलब एक्सरे इतनी मजबूत होती, इतनी प्रबल होती है कि ये हमारे मसल्स को पार कर जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो भी मसल्स है उनको पार कर जाती है, लेकिन हमारी हड्डियां मजबूत होने के कारण हमारी हड्डियों को पार नहीं कर पाती है। इसलिए जब हम एक्सरे कराने जाते हैं और जब ये एक्सरे की हमारे ऊपर पड़ती है तो क्या होती है, हमारी मसल से पार हो जाती है और केवल हमारे शरीर का हड्डी का मतलब वो एक्सरे के अंदर जो आती है फोटोग्राफिक प्लेट है, जिसको हम एक्सरे बोलते हैं, उस पर आती है, तो केवल हमारी हड्डियों का फोटो बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि जो एक्सरे होती है वो हमारे मसल से पार कर जाती है, लेकिन हमारी जो हड्डियां होती है उनसे पार नहीं हो पाती है, इसलिए उनका फोटो हमें दिखाई देता है। ओके, ये है बताया। और एक और पॉइंट बताया उन्होंने
छठा पॉइंट बताया कि जब ये कैथोड किरणें जिंक सल्फाइड के लेप पर जब पड़ती है तो वो प्रतिचित्र बनाती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें जिंक सल्फाइड ZnS के लेप पर प्रतिदीप्ति बनाते हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है मतलब चमक उत्पन्न करती है। जैसा वो हरे रंग की अगर हम बात करें कि एनोड के ऊपर हरे रंग की परत बन रही थी, अगर वहां पर क्या करते, वहां पर क्या होती है, जिंक सल्फाइड की ऐसे लेप लगा रहता है तो ये चमकने लग जाता है, ब्राइट हो जाता है। जब भी जैसे ये एनोड था, ये एनोड और एनोड के ऊपर क्या कर रखी, ZnS की प्लेट वो लगा रखी, लेप लगा रखा है। अब इसमें से क्या होता है, जब कैथोड किरण इस पर टकराती है तो ये चमकने लगता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम जो टीवी देखते हैं वो इसी के कारण देख सकते हैं, क्योंकि हमारे टीवी के अंदर क्या होता है, जो उसके अंदर क्या होती है, कैथोड किरणें होती है, और जो कांच होता है, जो आप कांच देखते हो, उसके अंदर के साइड पे क्या होता है कि ZnS का लेप लगा रहता है। और जब कैथोड किरणें ZnS के लेप पर टकराती है तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, जिससे हमें वो चित्र दिखते हैं। तो ये पॉइंट है जो किसने बताया, हमें बताया, ये पॉइंट बताया जे थॉमसन ने। तो उन्होंने खोज की उस पॉइंट से कि कैथोड किरणों पर या विसर्जन नलिका पर चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर कैथोड किरण धनावेशित की तरफ आकर्षित होती है, धनावेशित की तरफ मुड़ जाती है। इससे पता चलता है कि जो कैथोड किरणें होती है वो ऋणावेशित होती है, और इन ऋणावेशित किरणों को, ये ऋणावेशित किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इन ऋणावेशित कणों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करते हैं कि जो पॉइंट मैंने आपको बताए उनको एक बार मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कैथोड किरणों के विलक्षण गुण लिख दिए हैं। तो कैथोड किरणों के जो विलक्षण गुण के बारे में बताया था, जे थॉमसन ने उनके बारे में बताया था। पहला उन्होंने क्या बताया था कि कैथोड किरणें एक सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा उन्होंने बताया था कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी होती है। तीसरा क्या होता है कि कैथोड किरणें जो होती है वो ऋणावेशित होती है। तो उनको उन्होंने पता है कैसे लगाया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको पूरा लिखा है कि विसर्जन नलिका पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर कैथोड किरणें धनावेश की तरफ मुड़ जाती है, जिससे पता चलता है कि जो कैथोड किरणें होती है ऋणावेशित होती है, मतलब ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। और जो ऋणावेशित कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, इन ऋणावेशित कणों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चौथा बताएगा कि तापानिक प्रभाव दर्शाती है, मतलब कि जो धातु होती है उसको गर्म कर देती है। एक्सरे प्रभाव उत्पन्न करती है, और ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, मतलब चमक उत्पन्न करती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। मतलब पहले प्रयोग किसने किया था, विलियम क्रूक्स ने प्रयोग किया था। फिर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के निष्कर्षण बताया, मतलब इनमें ये गुण होते हैं उनके बारे में बताया, और उन्हीं से उन्होंने बताया था कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई।